अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्तियाँ ऑनलाइन। जेम्स वेब टेलीस्कोप पर हमने बहुत सी वीडियोस बनाई हैं और उन वीडियोस में हमने जेम्स वेब टेलीस्कोप के इंजीनियरिंग को भी डिस्कस किया है और जो पहले इमेजेस हमारे पास आए हैं हमने उनको भी डिस्कस किया है। लेकिन क्या जेम्स वेब टेलीस्कोप सिर्फ दूर की चीज़ों को देखेगी? क्या वो हमारे सोलर सिस्टम को नहीं देखेगी? आज की ये सीरीज़ हम सोलर सिस्टम के नाम करने जा रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ वीडियोस आएंगी और हम आपको ये बताएंगे कि जेम्स वेब टेलीस्कोप हमारे सोलर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें डिस्कवर करेगी, देखेगी। मैं आपको यहाँ पर ये बताता चलूँ कि जेम्स वेब टेलीस्कोप एक इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी है, इंफ्रारेड रीजन में ऑपरेट करती है। जेम्स वेब टेलीस्कोप 6.5 मीटर का प्राइमरी मिरर रखती है, जबकि ये बहुत बड़ा है हबल टेलीस्कोप से। अगर आप मिरर्स को देखें तो इसके पास 18 प्राइमरी मिरर सेगमेंट्स हैं। 18 मिरर्स मिलकर इसका प्राइमरी मॉड्यूल बनाते हैं। मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूं कि इसमें 4 किस्म के साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं जिनके ज़रिए हम डाटा हासिल कर रहे हैं। मेरी तमाम वीडियोज़ में इन इंस्ट्रूमेंट्स का बार बार नाम आता है और इस वीडियो में भी आएगा, और इनके ज़रिए हम वो डाटा हासिल करते हैं जिससे हम इमेजेस बना रहे होते हैं। मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूं कि जो लेयर है, जो सनशील्ड है, इसमें 5 सनशील्ड्स लगी हुई हैं, लेयर्स हैं, वो टेनिस कोर्ट के बराबर हैं। और इस वक्त जेम्स वेब टेलीस्कोप हमारी ज़मीन से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर एक ख़ास पॉइंट जिसे लंग्रांज 2 पॉइंट कहा जाता है, वहाँ पर मौजूद है। जेम्स वेब टेलीस्कोप 3 एजेंसीज ने मिलकर बनाई। इसमें नासा का हाथ था, इसमें ईसा यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी मौजूद थी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी भी मौजूद है। इस वक्त हज़ारों साइंसदान जेम्स वेब टेलीस्कोप से डेटा हासिल कर रहे हैं और अपनी रिसर्च को आगे लेकर जा रहे हैं। अगर इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो जो सबसे अहम चीज़ मुझे लगी जेम्स वेब टेलीस्कोप में, वो इसके फोल्डेबल स्ट्रक्चर्स थे। इसके मिरर्स तक फोल्ड हो सकते थे। हम स्पेक्ट्रम की बात करें तो जेम्स वेब टेलीस्कोप हीट को डिटेक्ट करती है, विजिबल लाइट में नहीं देखती, हीट को डिटेक्ट करती है, जबकि हबल टेलीस्कोप विजिबल लाइट में देखती थी। मिड रेंज इंफ्रारेड रेडिएशंस सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जेम्स वेब टेलीस्कोप ही हासिल भी कर सकती है और उसे प्रोसेस भी कर सकती है। गोया कि स्पिट्ज़र भी इंफ्रारेड रेंज में ऑपरेट करती है, लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप, आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं कि पूरे इंफ्रारेड रीजन के ज़्यादातर हिस्से को कैप्चर कर रही है। मैं आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि जेम्स वेब टेलीस्कोप के जब इमेजेस आए तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली। मैं उन पर एक सीरीज़ बना चुका हूँ, लेकिन आप यहाँ पर 2 इमेजेस देख सकते हैं। एक हबल टेलीस्कोप से हमने लिया है, एक नेबुला का, और दूसरा जेम्स वेब टेलीस्कोप से लिया है। जेम्स वेब टेलीस्कोप में आपको बहुत सी और चीज़ें, बहुत सी इंफॉर्मेशन नज़र आएगी। आपको बेशुमार गैलेक्सीज और स्टार्स नज़र आएंगे, आपको क्लाउड्स नज़र आएंगे, आपको आर्क्स नज़र आएंगे, जबकि हबल टेलीस्कोप में आप ज़्यादातर डस्ट को देख रहे हैं और विजिबल लाइट में नज़र आने वाली चीज़ों को देख रहे हैं। आप उनके थ्रू पेनिट्रेट करके पिछली चीज़ों को नहीं देख सकते, जबकि जेम्स वेब टेलीस्कोप में ये सलाहियत मौजूद है। 4 किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स मैंने आपको बताए थे, इनका नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला है नियर इंफ्रारेड कैम, जिसे NIR कैम कहा जाता है। बहुत ज़्यादा वीडियोस में मैंने इसका नाम भी लिया है और आपको बताया भी है कि इससे किस किस्म की इमेजेस हम हासिल करते हैं। दूसरा इंस्ट्रूमेंट है नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर। तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर भी इसमें मौजूद है। मिड इंफ्रारेड रेंज इंस्ट्रूमेंट्स भी इसमें मौजूद हैं, जिसमें मिरी कहा जाता है, MIRI, और उसके साथ हमारे पास फाइन गाइडेंस सेंसर इंफ्रारेड रेंज में और उसका स्पेक्ट्रोमीटर, जिसे FGS/NIR ISS कहा जाता है, वो मौजूद है। और इसके ज़रिए हम अपने सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। इन सारे चारों के चारों इंस्ट्रूमेंट्स को कैलिब्रेट किया गया और इनसे तस्वीरें खींची गई। यहाँ पर वो सारी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि बिल्कुल फोकस तस्वीरें हैं। इसमें आपको किसी किस्म की ब्लरीनेस नज़र नहीं आ रही, और देखा गया कि क्या ये सेंसर्स प्रॉपर तरीके से कूल डाउन हुए और काम कर रहे हैं। तो आते हैं हम अपने सोलर सिस्टम की तरफ, क्योंकि हम सोलर सिस्टम को ऑब्जर्व करना चाहते हैं। तो पहला सवाल तो ये है कि क्या हम मार्स और उसके आउटवर्ड प्लैनेट्स को ऑब्जर्व करेंगे? क्या हम मरकरी को ऑब्जर्व नहीं कर सकते? क्या हम सूरज को ऑब्जर्व नहीं कर सकते? तो जी नहीं, हम सूरज, मरकरी, वीनस को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। हम ज़मीन से बाहर निकलते हुए आउटर
सोलर सिस्टम की तरफ जो प्लैनेट्स हैं उनको ऑब्जर्व करेंगे, हम एस्ट्रॉयड बेल्ट्स को ऑब्जर्व करेंगे, हम काइपर बेल्ट को ऑब्जर्व करेंगे, हम कॉमेट्स को ऑब्जर्व करेंगे। और उसकी एक इंजीनियरिंग वजह है। उसकी इंजीनियरिंग वजह यह है कि जो दूर की चीज़ें होती हैं, पहली बात यह कि वो ज़्यादा स्टेशनरी होती हैं, उनकी मूवमेंट बहुत छोटी रेजोल्यूशन में होती है। तो जो दूर के स्टार्स हैं वो हमें स्टैटिक नज़र आते हैं, उनको फोकस करना आसान होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि उनकी ब्राइटनेस बहुत कम होती है। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप क्योंकि हीट रेडिएशंस को, इंफ्रारेड रेडिएशन को अब्जॉर्ब करती है, प्रोसेस करती है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जिन चीज़ों को वो देखना चाह रही है वो नंबर 1 स्लो मूविंग हो, बहुत तेज़ी से मूव ना करें, और नंबर 2 बहुत ज़्यादा ब्राइट ना हो, अदरवाइज बहुत मुश्किल होगी जेम्स वेब टेलीस्कोप के लिए कि वो उनको ऑब्जर्व कर सकें। अब हम आते हैं सोलर सिस्टम के अंदर की साइड पे। तो अगर मैं मरकरी को या सूरज को या वीनस को कैप्चर करने की कोशिश करता हूं तो सूरज से इतनी ज़्यादा इंफ्रारेड रेडिएशन हमारे पास आ रही है कि हम उन्हें कैप्चर नहीं कर सकते, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स उन्हें कैप्चर नहीं कर सकेंगे। और उसके साथ साथ हमारे करीबी प्लैनेट्स जो ज़मीन के करीब है वो बहुत तेज़ी से मूव कर रहे हैं। हम ये भी देखना चाहते हैं जो आउटर प्लैनेट्स हैं कि उनकी एटमॉस्फेयर कैसी है, उनमें हवाएं कैसे चलती हैं, उनके वेदर पैटर्न्स कैसे हैं, उनमें हवाओं की डायरेक्शन क्या है, उनके चांद पर ज़िंदगी मौजूद है कि नहीं। तो हम बहुत सी साइंस करने जा रहे हैं इस स्पेस टेलीस्कोप से। मैं आपको लेकर चलता हूं नासा के एक मिशन की तरफ जिसका नाम आपने सुना होगा, कैसिनी मिशन। कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने भी इंफ्रारेड रेडिएशन में स्पेक्ट्रम में प्लैनेट्स को पढ़ने की कोशिश की। इससे 1997 में लॉन्च किया गया और ये 2017 तक काम करता रहा। इसने सैटर्न के मून को भी कैप्चर किया, सैटर्न को भी देखा और बहुत सी इंफ्रारेड रेडिएशन में हमें इनपुट्स दी। मसलन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ टाइटन मून की, जहाँ पर पानी ज़मीन के अलावा सोलर सिस्टम में लिक्विड फॉर्म पे मौजूद है। ये सैटर्न का सबसे बड़ा मून है, इसकी एनवायरनमेंट बहुत डेंस है। तो अगर आप हबल टेलीस्कोप से इसे देखेंगे तो आप इसकी एनवायरनमेंट से के अंदर से पेनिट्रेट करके घुस के अंदर नहीं देख सकते। हमें एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो इसकी एटमॉस्फेयर को चीरता हुआ अंदर जाए और इसकी सरफेस को देख सके। इसलिए हम इंफ्रारेड रेडिएशंस में देखते हैं, क्योंकि इंफ्रारेड रेडिएशन हमें डस्ट से और हेज से और क्लाउड से पेनिट्रेट करके अंदर की इंफॉर्मेशन ला के देती है। तो आप देख सकते हैं कि जब इसे इंफ्रारेड रेडिएशन में देखा, हबल टेलीस्कोप ने नहीं देखा, ये मैं बात कर रहा हूँ कैसिनी की, तो आप इमेजेस देख सकते हैं कि टोटली डिफरेंट इमेजेस आपके पास आ रहे हैं। ये डाटा 13 साल में इकट्ठा किया गया और इसमें विजिबल लाइट में नहीं देखा गया बल्कि इंफ्रारेड लाइट में देखा गया और देखा गया कि इसके गिर्द जो कोहरा है वो अंदर की कौन कौन सी इंफॉर्मेशन छुपा रहा है। तो आप यहाँ पर 6 मुख्तलिफ इमेजेस देख सकते हैं और इन इमेजेस में आपको बहुत सी चीज़ें नज़र आ रही हैं। मैं आपको दोबारा कैसिनी से ली गई एक तस्वीर दिखा रहा हूँ जहाँ आपको ग्रीन कलर के गहरे रंग भी नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गहरे ग्रीन कलर के रंग नज़र आ रहे हैं। ये रंग वहाँ के ड्यून्स हैं जिन्हें उर्दू में हम कह सकते हैं कि वहाँ रेत के टीले हैं, और जो लाइटर रंग हैं, जो हल्के रंग हैं, वो पानी के बारे में बता रहे हैं। हम जेम्स वेब टेलीस्कोप से दूर की चीज़ें भी देखेंगे, अपने सोलर सिस्टम की दूर की चीज़ें भी देखेंगे, हम काइपर बेल्ट को भी देखेंगे, प्लैनेट्स को तो देखेंगे ही, और मैं अगली वीडियोस में आपको बताऊंगा कि प्लैनेट्स में हम क्या क्या चीज़ें तलाश करने जा रहे हैं। लेकिन हम काइपर बेल्ट को भी देखेंगे और काइपर बेल्ट में मौजूद ऑब्जेक्ट्स जिन्हें KBOS कहा जाता है, काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है, उनको देखने जा रहे हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप से हम काइपर बेल्ट के अलावा एस्ट्रॉयड बेल्ट को भी देखेंगे। काइपर बेल्ट हमें नेपच्यून से अगर हम आगे जाएं तो मिलती है और इसमें बहुत से कॉमेट्स मौजूद हैं, एस्ट्रॉयड्स मौजूद हैं, स्पेस रॉक्स मौजूद हैं। बहुत ठंडी जगह है और वहाँ पर हम देखना चाहते हैं कि ज़िंदगी मौजूद है कि नहीं है। मैं आपको यहाँ पर तस्वीर में दिखा रहा हूँ कि काइपर बेल्ट अगर हम नेपच्यून से आगे जाएं तो वो हिस्सा काइपर बेल्ट से बना हुआ है। यहाँ पर आपको बहुत सी स्पेस रॉक्स नज़र आएंगी। हम इन स्पेस रॉक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। आपको पता है कि नेपच्यून से आगे ड्वार्फ प्लैनेट भी मौजूद है जिसे हम प्लूटो कहते हैं। तो हम प्लूटो को भी देखना चाहते हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप के ज़रिए, और हम काइपर बेल्ट के बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को भी देखना चाहते हैं।
हमारे पास भी एक बेल्ट मौजूद है जिसे एस्ट्रॉयड बेल्ट कहा जाता है। वहाँ पर किस किस्म की रिसर्च हम करने जा रहे हैं, हम उसे भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। जब हम बात करते हैं प्लूटो की, तो प्लूटो भी KBOS का हिस्सा है। ये भी काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट का एक हिस्सा है, लेकिन इसके साथ साथ नेपच्यून का एक चांद भी काइपर बेल्ट का हिस्सा है जिसे ट्राइटन कहा जाता है, और हम ट्राइटन को भी स्टडी करने जा रहे हैं। तो मैंने आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दिया कि किस तरीके से हम जेम्स वेब टेलीस्कोप के ज़रिए मार्स, सैटर्न और उससे आगे जितने भी प्लैनेट्स हैं उनको स्टडी करने जा रहे हैं। ये प्लैनेट्स फोकस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो प्लैनेट हमारे करीब है वो बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है, जिस तरीके से मार्स। और मार्स को फोकस करने के लिए, क्योंकि वो बहुत करीब है और तेज़ी से मूव कर रहा है और बहुत ब्राइट है, बहुत सी मुश्किलात सामने आने वाली हैं। इन मुश्किलात को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये सीरीज़ आपको पसंद आएगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।